Bismillahirrahmanirrahim. Example of Poisson distribution. This is second part of the lecture जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने Poisson distribution क्या है और उसकी कौन सी शराइत है और वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफरेंट है ये डिस्कस किया था। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक डीएनए है जो कि 1 किलो बेसिस का है, यानी 1000 बेसिस हैं उसमें, और उस पे एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट म्यूटेशन 5 है, यानी ऑन द एवरेज उस पे 5 म्यूटेशंस पाई जाती है। और हमें ये मालूम करना हो कि उसी 1 किलो बेसिस डीएनए पे 0 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये प्रोबेबिलिटी हम उस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में के पहले लेक्चर में सीखा था। आपको पता है कि उसमें हमें ज़रूरत होती है लैम्डा की और के की। तो यहाँ पे जो पहला है यानी एवरेज रेट हमने कहा था कि ये लैम्डा के बराबर है, और जो नंबर ऑफ म्यूटेशन जो हमें फाइंड करना है यानी 0 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी, तो ये असल में के है, यानी कोई भी म्यूटेशन ना हो, 0 अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर म्यूटेशन का जो रेट है वो 5 है। ठीक है, तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम म्यूटेशंस ऑन 1 kb फ्रेगमेंट, और what is the probability of finding 2 or more mutation but less than 5 mutation। तो आइए एक एक करके ये देखते हैं। सो 1 kb फ्रेगमेंट पे 0 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे? ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हमें पता है कि जो लैम्डा है वो बराबर है किसके, वो 5 के बराबर है, और जो k है वो बराबर है 0 के। तो अब ये दोनों, और e हमें पहले से पता है कि 2.78 वगैरह वगैरह ये उसकी वैल्यू है। तो हम ये वैल्यूज़ अगर फार्मूला के अंदर पुट कर दे जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 म्यूटेशन इज इक्वल टू 5 पावर 0, यानी लैम्डा 5 है और k 0 है, तो और मल्टीप्लाइड बाई e है, तो e की वैल्यू हमने पुट की और पावर माइनस लैम्डा की बजाय -5 हो गया, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और अगर किसी चीज़ का पावर 0 हो तो वो भी हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये 1 हो जाएंगे, और बाकी जो है जब हम इस का पावर -5 लेंगे 2.718 वगैरह का, तो ये आता है 0.006738। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 से डिवाइड करें तो आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है। इसी तरह से ये हमने मालूम कर लिया। ये हम एक्सेल शीट पे कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस फार्मूला इन एक्सेल शीट, जो कि है इज इक्वल टू पॉइसन डिस्ट ब्रैकेट में 0 असल में k का नंबर है, इस केस में 0 है, अगर 2 हो तो 2 देंगे, अगर 1 हो तो 1 देंगे, अगर 10 हो तो 10 देंगे। जो लैम्डा है वो इस केस में k है तो हमने 5, वो इस केस में 5 है तो हमने 5 दे दिया। फॉल्स का मतलब ये कि ये 0 ही की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा। अगर हम ट्रू यहाँ पे दे दे तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा। ठीक है, और आप एक्सेल शीट में फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आप दें इज इक्वल टू फैक्ट और जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन रिकॉल अगर हम करें तो अगर लेट्स से 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल बराबर किसके होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी जो भी नंबर है वो और उससे कम जितने भी पॉसिबल नंबर है। जैसे अगर 10 फैक्टोरियल हो तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 और करते करते आखिर में मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम म्यूटेशंस ऑन 1 kb फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब सम म्यूटेशंस से क्या मुराद है? सम म्यूटेशंस का मतलब ये है कि म्यूटेशन हो, चाहे वो एक म्यूटेशन हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, ये सारे सम म्यूटेशंस के अंदर आते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम करेंगे इस तरीके से कि हम जो है फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 म्यूटेशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम म्यूटेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, यानी x
या के भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, वो अगर 0 से ज़्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि हम 0 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। 100%, 1 का मतलब है 100%, तो 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके वो हम 1 में से निकालेंगे, तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम म्यूटेशंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये आपने देखें 0 म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी जैसे हमने पिछले स्लाइड पे फाइंड की थी वैसे ही फाइंड करेंगे, और जो भी हमारे पास म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, यानी 5 पावर 0, क्योंकि लैम्डा जो है वो 5 है और के जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिलेगा, यानी 0 प्रोबेबिलिटी के 0 म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी ये है। अब क्या करेंगे, ये जो भी आंसर आया है ये 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 में से माइनस करके हमें जो है आंसर मिलेगा 0.993262। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम म्यूटेशंस। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर म्यूटेशंस बट लेस देन 5, यानी 2 म्यूटेशंस हों या 2 से ज़्यादा हों लेकिन 5 से कम हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी, 3 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी, 4 म्यूटेशंस की प्रोबेबिलिटी, बट नॉट 5, क्योंकि लेस देन 5 लिखा हुआ है। तो हम पहले 2 के लिए वो जो इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 5 और जो के की वैल्यू है वो 0 रख के। फिर हम 3 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 4 के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास टोटल 3 आंसर्स आ जाएंगे, उन सारों को आपस में जमा करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन where 2 less than or equal to x less than 5, यानी probability of 2 or more mutation but less than 5, it is equal to probability of 2 mutations, यानी probability of x2। x की जगह आप याद रखें कि आप x की जगह k भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले k रखा हुआ है, तो आप x की जगह k रखें तो आपके लिए आसानी होगी। x और k एक ही है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल के टर्म्स में यहाँ पे इस्तेमाल हुए। इसकी जगह आप कोई और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, k की जगह आप l भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने x किया हुआ है, ठीक है। और सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूटेशंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 म्यूटेशंस, ये सारे हम उस फार्मूले से अलग अलग मालूम करेंगे, यानी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला फार्मूला है। और ये तीनों जब अलग अलग मालूम करेंगे तो इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो हम आपस में ऐड करेंगे, वो आप देख सकते हैं। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूटेशंस, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूटेशंस, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 म्यूटेशंस। सारों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, वो लैम्डा के बराबर होता है, यानी एवरेज रेट। तो ये एवरेज है, जो लैम्डा है वो असल में एवरेज है, एवरेज रेट ऑफ अकरेंसेस है, तो इसलिए ये म्यू के बराबर है। ये जो लैम्डा है इसके नंबर को चेंज करने से, यानी लैम्डा की वैल्यू चेंज करने से, हमने कहा था कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, लैम्डा में भी 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो तो ये लैम्डा हो सकता है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाए, यानी 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें या वटेवर, तो उससे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी शेप पे क्या असर पड़ता है वो हम इस स्लाइड पे देखेंगे। तो ये जो कर्व हम बनाएंगे इसमें हम म्यूटेशंस को x एक्सिस पे दिखा रहे हैं, ये ठीक है, और y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो हम ये देखते हैं कि म्यूटेशन का नंबर बढ़ता है जब, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। अगर हम लैम्डा को 1 रखें तो क्या होगा, अगर लैम्डा को 2 रखें तो ये कैसे कर्व बनेगी, 3 रखें तो क्या होगा, 4, 5, और फिर हमने 10 रख के देखा है। अच्छा, अब आप देखें 1 अगर लैम्डा हो तो कर्व इस तरह की बनती है। ये बिल्कुल ही एक
राइटली स्कीव्ड कर्व है, यानी इसमें राइट साइड पे टेल बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम लेमडा को 1 की बजाय 2 करें, ये जो है ये आप खुद भी कर सकते हैं। उसी फार्मूले में लेमडा की वैल्यू 1 और म्यूटेशंस का नंबर यानी k 0 रख के कैलकुलेशन करें, फिर लेमडा 1 ही होगा, और k 1 रख के कैलकुलेशन करें, फिर 2 और अप टू 20। ये सारे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो जो भी आपके आंसर्स आते हैं 20, वो सारे आप प्लॉट करें इस तरह एक्सेल पे, तो आपको एग्जैक्टली यही कर्व जो है ये मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। फिर जब आप के को तो वही उसके नंबर्स होंगे 0 1 2 3 और जो भी है, लेकिन लेमडा का नंबर अगर आप 1 से 2 कर दें तो आपके पास ये कर्व जो है इसकी शेप इस तरह हो जाएगी। अगर लेमडा 3 हो तो अब आप देखते जाएं कि जो कर्व है उसमें स्कीवनेस जो है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, यानी 1 अगर लेमडा है तो स्कीवनेस ज़्यादा है, 2 है तो उससे थोड़ी सी कम है, और फिर रफ्ता रफ्ता स्कीवनेस कम हो रही है। आप देखें कि लेमडा का नंबर जब हमने 4 रखा तो स्कीवनेस और भी कम हो गई, 5 में काफ़ी कम रह गई। जब हमने लेमडा का नंबर 10 रखा तो स्कीवनेस तकरीबन ख़त्म हो गई, और जो कर्व है वो बिल्कुल अब सिमेट्रिकल कर्व बन गया। इस तरह की कर्व आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लेमडा का नंबर बढ़ाने से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 up to 20 mutations on 1 kb fragment of DNA where average rate of mutations is 5। यानी अगर आपके पास लेमडा जो है वो वही 5 है, तो आप मालूम करें पहले 0 म्यूटेशंस, यानी k अगर 0 हो, k अगर 1 हो, k अगर 2 हो, के अगर 1 हो, और फिर के अगर 2 हो, 3 हो, 4 अप टू 20, यानी आप पहले 0 के रख के कैलकुलेशंस करें, फिर के को 1 रख के कैलकुलेशन करें, फिर के को 2 रख के, फिर अप टू 3 4 5 और आखिर में 20 रख के ये सारे कैलकुलेशंस कर लें, तो आपके पास टोटल जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे कितने, 21 आंसर्स आएंगे। यानी 21 टाइम्स आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो फार्मूला है उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। लेमडा आपका एक ही रहेगा सारे केसेस में 5, लेकिन आप के को चेंज करते जाएंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो ये जो सारी कैलकुलेशंस आप कर ले तो आपके पास जो 21 आंसर्स आएंगे उनको उसी तरह से कर्व पे दिखाएं जैसे हमने अभी यहाँ पे दिखाया था, जैसे यहाँ पे। तो आप देखें कि हमने भी जैसे यहाँ पे लेमडा 10 रखा हुआ है फिक्स, और जो x है उसकी वैल्यू चेंज कर करके हमने कैलकुलेशन की, और फिर ये कर्व आपके पास बन के आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह की आपने कैलकुलेशन इधर भी करनी है। तो जब आप ये कर चुके होंगे और आप एक कर्व बनाएंगे एग्जैक्टली उसी तरह x एक्सिस पे आप नंबर ऑफ म्यूटेशंस और y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास एक हिस्टोग्राम जो बनेगा वो इस तरह के बनेगा कि म्यूटेशन का नंबर बढ़ाने से आपके पास प्रोबेबिलिटी या जो है वो बढ़ रही है, और एक ख़ास पीक पे पहुंच के फिर प्रोबेबिलिटी वापस कम होना शुरू होती है। तो आपके पास जो कर्व बन रही है वो इस तरह बन रही है, जो कि नॉर्मल कर्व के करीब है, लेकिन इसमें भी राइट साइड पे स्कीवनेस है, ठीक है। तो राइट साइड पे थोड़ी सी स्कीवनेस या टेल बन रही है, अदरवाइज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की कर्व बन रही है, ठीक है। तो ये आप एक्सेल पे डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फार्मूला है इज इक्वल टू पॉइसन डॉट डिस्ट, और फिर वो जो के और लेमडा की वैल्यूज़ और फॉल्स लिख के, तो ये कैलकुलेशंस आप उधर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फिर उसका इस तरह का एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।